अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप हैरियत से होंगे और सेहत ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन। हम देखेंगे द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आइजैक न्यूटन एक साइंटिस्ट था जिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को डिस्कवर किया। साइंटिस्ट के नेम को आपने माइंड में रखना है क्योंकि ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइजैक न्यूटन इसी रिसर्च में था कि जो प्लैनेट हैं सन के अराउंड कैसे रिवॉल्व करते हैं। फिर इसने सोचा प्लैनेट जो मूव कर रहे हैं कोई ना कोई फोर्स तो है जो इन्हें मूव करवा रही है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, एक बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी अनटिल कि कोई हम उसमें एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करें। अगर प्लैनेट मूव कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो फोर्स है जो इसे मूव करवा रही है। ठीक है। एक दफ़ा न्यूटन दरख्त के नीचे बैठा था, अचानक एक सेब दरख्त से नीचे गिरा तो न्यूटन ने सोचा कि ये कोई ना कोई तो फोर्स है जो इसे एप्पल को भी अर्थ की तरफ गिरा रही है। एप्पल की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन भी हो सकती थी, डिफरेंट भी हो सकती थी, लेकिन ये टूवर्ड्स अर्थ ही मूव क्यों गया। फिर न्यूटन ने डिस्कवर किया कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। इस यूनिवर्स में जो भी बॉडीज प्रेजेंट हैं वो दूसरी बॉडीज पे अट्रैक्शन की फोर्स अप्लाई करती हैं। न्यूटन ने इस फोर्स को नाम दिया फोर्स ऑफ ग्रेविटी का। दरख्त से जो एप्पल गिरता है टूवर्ड्स अर्थ उसके दरमियान भी क्या है, ग्रेविटी की फोर्स है। सिमिलरली अगर प्लैनेट मूव कर रहे हैं सन के अराउंड तो उनके दरमियान भी ग्रेविटी की फोर्स है। ठीक है। द फर्स्ट मैन हु कम अप विद द आइडिया ऑफ ग्रेविटी इन द ईयर 1665 सडनली एन एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री अंडर विच he was sitting. The idea of gravity flashed in his mind. He discovered not only the cause of falling apple, but also the cause that makes the planet to revolve around the sun and the moon around the earth. Isaac Newton concluded that there exists a force due to which every body of the universe attracts every other body. He named this force the force of gravitation. अब हम देखते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। यूनिवर्स में मौजूद बॉडी अट्रैक्ट करती हैं दूसरी बॉडी को। इनके मैसेज तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं इन दोनों बॉडीज़ के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। अगर ये बॉडीज़ करीब हैं तो इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल की फोर्स है वो ज़्यादा होगी। सिमिलरली अगर ये बॉडीज़ दूर होंगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, कम होगी। इसीलिए डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन कि अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, डिक्रीज होती जाती है। और ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के। अगर मैस ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशन फोर्स जो होगी ज़्यादा होगी। Every body in the universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers. कंसिडर करें कि दो बॉडीज हैं हमारे पास m1 और m2। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मैसेज इज d। फर्स्ट बॉडी का मैस m1 है और सेकंड बॉडी का मैस m2 है। इन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 के और m2 के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर से। इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर से इन दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन करके लिखें तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 ओवर d स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हमने खत्म करने के लिए इधर एक कांस्टेंट का यूज़ किया है, वो g है। फिजिकल जो g m1 m2 ओवर d का स्क्वायर। g क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर। इन ऐसा यूनिट इट्स वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। वैल्यू न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसे माइंड में रखना है। ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ जी द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट अराउंड अस इज वेरी स्मॉल एंड वी डू नॉट फील इट। नाउ वी डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है। जैसे कि ये फोर्स है m1 और m2, इन दोनों के दरमियान फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। और इनका दरमियान जो डिस्टेंस वो r है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ भी तो यही है कि एक्शन का एक रिएक्शन है और एक्शन जो है वो एक्शन की मैग्नीट्यूड तो उनका सेम होता है लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे रिलेट कर रहा है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। इट इज़ टू बी नोटेड दैट m1 attract m2 towards it.
with a force F while mass m2 attract m1 towards with a force of the same magnitude F but in opposite direction। जो हमारे पास फोर्स F1 F2 है इनकी मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो क्या आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा? अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।